हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम रोबोटिक्स एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये सभी टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कि पिछले एक साल में काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा यदि आप जनरली भी देखेंगे तो ये टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इसमें आपको रोबोटिक्स के फील्ड में न्यू इनोवेशन के बारे में पता लगता है। आप ये जान पाते हैं कि रोबोटिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन से न्यू रोबोट बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारा इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यदि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है और इससे बहुत सारी स्पीसीज की लाइफ को खतरा भी उत्पन्न हो चुका है। तो ऐसे में न्यू टेक्नोलॉजीज की हमें आवश्यकता है, जिससे कि हम एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम कर सकें। अब ये जो टॉपिक्स हैं, आप सिर्फ इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश मत करिएगा। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हम किसी टॉपिक को एनवायरमेंट के आंसर्स में यूज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको यूज करिएगा। ये एक वैल्यू एडिशन होता है और ये आपके सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग को दिखाता है, और इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं जब आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को अपने पहले टॉपिक के साथ, डेट इज साइड चैनल अटैक। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया के रिसर्चर्स के द्वारा रिसेंटली एक सिक्योरिटी चिप को डिजाइन किया गया है, और ये सिक्योरिटी चिप काफी कम एनर्जी का यूज करती है। अब इस सिक्योरिटी चिप के माध्यम से हम साइड चैनल अटैक को प्रिवेंट करना चाहते हैं। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये साइड चैनल अटैक आखिर होता क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए, साइड चैनल अटैक के यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आपके कंप्यूटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक आपका इसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, या फिर आपके बैंक का पासवर्ड है, और भी जो क्रिप्टोग्राफी संबंधित कीज होती हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन के रूप में गैदर कर सकता है। अब यहां पर देखिए फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। नॉर्मली यदि हम साइबर अटैक्स की बात करते हैं तो वहां पर आपके डिवाइस या फिर कंप्यूटर में कोई भी न्यू मेलवेयर को इंसर्ट किया जाता है, और फिर वो मेलवेयर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में आपको फोन में दिखाई देगा या फिर आपके कंप्यूटर में दिखाई देगा, और धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन को वो चुराता रहेगा। बट जब हम बात करते हैं साइड चैनल अटैक की, तो यहां पर कोई भी न्यू मेलवेयर आपके सिस्टम में नहीं इंसर्ट किया जाएगा। यहां पर आपके नॉर्मल जो सिस्टम के हार्डवेयर की फंक्शनिंग होती है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके हार्डवेयर सिस्टम की फंक्शनिंग होती है उसी को ये यहां पर ट्रैक करने की कोशिश करता है। लाइक जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लाइक इसका पावर कंजम्पशन। कंप्यूटर कुछ पावर तो यूज कर ही रहा होगा, साथ में यहां पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीक्स भी निकलेंगे आपके कंप्यूटर से। तो इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है आपके नॉर्मल साइबर अटैक से, जहां पर किसी मेलवेयर को यूज किया जाता है। अब इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि लाइक आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है, उस स्मार्ट वॉच में आपने कभी ईसीजी या फिर हार्ट रेट के सिग्नल्स को जनरेट किया हो, तो आप चाहेंगे कि वो सारी चीजें सीक्रेट रहनी चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन को कहीं ना कहीं किसी हैकर के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, और उसके माध्यम से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। तो इस सारी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, साइड चैनल अटैक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद रिसर्चर्स ने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है, एक लो एनर्जी की सिक्योरिटी चिप बनाई है। अब ये देखिए, ऐसी चिप है जिसमें एनर्जी का बहुत कम यूज किया जा रहा है, और जब एनर्जी का यूज कम किया जा रहा है तो इसको आसानी से कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। ओके, तो एक तो ये इस तरीके से प्रिवेंट करेगा, और साथ में ये चिप नियर थ्रेशोल्ड कंप्यूटिंग का यूज करती है। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या फिर कहीं ये एक ऐसा कंप्यूटिंग मेथड है जिसमें डेटा को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। लाइक आपका पासवर्ड है, कोई भी है, आपका 8 डिजिट का पासवर्ड है, इस पासवर्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद आपकी जो चिप है इसको सेपरेट पार्ट्स में प्रोसेस करेगी, है ना। अब ये पार्ट्स कैसे भी प्रोसेस हो सकते हैं, लाइक आपके हो सकते हैं 2 डिजिट को ऐसे ब्रेक कर दिया गया हो, फिर 3 डिजिट को अलग ब्रेक कर दिया गया हो, और उसके बाद 3 डिजिट को अलग तरीके से ब्रेक कर दिया गया हो। अब आपकी चिप क्या करेगी, चिप इसको रैंडम तरीके से प्रोसेस करेगी। लाइक पहले इस वाले डिजिट को प्रोसेस कर लिया, फिर इस वाले डिजिट को प्रोसेस कर लिया, फिर थर्ड नंबर पे इसको प्रोसेस कर लिया, और आपका जो पेज है जहां पर भी आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने पासवर्ड से, वो पेज तो लॉगिन हो जाएगा, बट हैकर को इससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। वो इसको ट्रैक करेगा भी तो इसको ट्रैक करके क्या ही फायदा मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। तो ये टॉपिक आपका यहां फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फ्लाई लाइक रोबोट।
अब ये कुछ ऐसे रोबोट हैं जो फ्री फ्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने फ्री फ्लाई रोबोट के बारे में पढ़ा होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए MIT के रिसर्चर्स ने न्यू इंसेक्ट की तरह दिखने वाले रोबोट्स को डिजाइन किया है। अब ये रोबोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब ये इंसेक्ट की तरह के रोबोट हैं, इसका मतलब इनका जो वजन है वो काफी कम होगा। इंसेक्ट का मतलब है, जैसे आप इंसेक्ट अपने आसपास भी देख रहे होंगे, मक्खी मच्छर ये सारे इंसेक्ट ही होते हैं। तो इसका वजन काफी कम है, और जो पेपर क्लिप होती है नॉर्मल, उससे भी हल्का होता है ये। ओके, अब इसको हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं? इनके द्वारा कुछ लाइट को एमिट किया जाता है, लाइक आप यहां पर देख पा रहे होंगे इन लाइट्स को। तो इन्हीं लाइट्स की मदद से हम इनको ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 3 स्मार्टफोन कैमरा से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इस पे 3 स्मार्टफोन कैमरास का यूज किया जाता है इसको ट्रैक करने के लिए। इसके बाद यहां पर अगर रोशनी की बात करें तो ये लाइट एमिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट के पार्टिकल्स को यूज किया गया है, और जिंक सल्फेट के पार्टिकल्स की वजह से ही यहां पर आपको लाइट देखने को मिलती है। और ये लाइट तब देते हैं जब भी इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपने जिंक सल्फेट के पार्टिकल्स को रख दिया तो वो लाइट एमिट करने लगेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो रोबोट्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये रोबोट अपनी लाइट को टर्न ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। सो ये लाइट जो आपको दिखाई दे रही थी जिंक पार्टिकल्स की वजह से, ये हमेशा ऑन रहेगी। ये इसमें अभी एक ड्रॉबैक है। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रो बी। अब एस्ट्रो बी न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2 एस्ट्रो बी नाम के रोबोट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फ्रीली वर्क करना शुरू कर दिया है, और इंडिपेंडेंट तरीके से ये वहां पर अब काम कर रहे हैं। एस्ट्रोबी डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन किया गया है नासा के द्वारा, और ये भी एक फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है। मतलब ये जैसे आप ग्रेविटी में देखेंगे आराम से ये फ्लो कर सकते हैं, लाइक आपको यहां पर ये रोबोट दिखाई दे रहा है, ये आपका एस्ट्रो बी है। अब ये बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, लाइक टेकिंग इन्वेंट्री। यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो इन्वेंट्री रखी गई है, इन्वेंट्री में कितना स्टॉक है, उन सभी को ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको दी जा सकती है। इसके अलावा जो भी रिसर्चर्स यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट को ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें कैमरा लगे हुए हैं। उन कैमरा के माध्यम से ये देखता रहेगा कि रिसर्चर्स किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर रहे हैं, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ बहुत सारे फंक्शंस को भी कर सकता है। तो ये आपके रोल हो गए एस्ट्रो 20 के। उसके बाद यहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि रिसर्च प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करता है। लाइक आप यहां पर एस्ट्रो बी को देख रहे हैं, ये 3 तरीके के एस्ट्रो बी हैं। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो अपने आप में एक रिसर्च प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, और इसमें बहुत सारे माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 3 तरीके के यहाँ फ्लाइंग रोबोट है, तीनों को आप इमेज में देख सकते हैं, और इसके नाम अलग अलग रखे गए हैं। एक का नाम है हनी, एक का क्वीन, एंड एक का बम्बल। उसके बाद यहाँ पर रोबोट में कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज किया गया है। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि अगर रोबोट चल रहा है तो रोबोट किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की वजह से ही चल रहा होगा, तो इसमें सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन किया जाता है। और इसमें एक डॉकिंग स्टेशन होता है। डॉकिंग स्टेशन इनकी चार्जिंग के लिए होता है, लाइक कभी भी इनकी बैटरी यदि डाउन हो जाए तो ये डॉक होकर वहां पर चार्जिंग कर सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें इसके वर्किंग की, तो ये चलते कैसे हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फैंस का यूज किया जाता है, और इन्हीं फैंस की मदद से ये माइक्रोग्रेविटी में मूवमेंट कर पाते हैं। ये अपने आसपास भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें कैमरा लगा हुआ है, और साथ में अपने सराउंडिंग के साथ ये नेविगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक इसका स्पेशल फीचर होता है, जब भी इसमें बैटरी डाउन होती है तो ये अपने आप अपने चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, और वहां पर चार्जिंग के साथ जो है कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये इसका स्पेशल फीचर है। यदि हम बात करें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या पहली बार रोबोट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो आंसर इज नो। एस्ट्रो 20 से पहले वहां पर एक ऑलरेडी रोबोट काम कर रहा था, और ये लगभग दशक से काम कर रहा है, पिछले 10 सालों से 20 सालों से ये काम कर रहा है, और इसका नाम है SPHERES, स्फेयर्स। ठीक है, फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन होल्ड एंगेज रिओरिएंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट रोबोट। ठीक है, तो स्फेयर्स रोबोट को यहां पर पहले से यूज किया जा रहा है। अब यदि एस्ट्रो बी आया है तो एस्ट्रो बी इन स्फेयर्स को इन फ्यूचर रिप्लेस कर देगा यदि इसकी फंक्शनिंग सही रहती है। तो ये आपका टॉपिक हो गया एस्ट्रो बी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्योम मित्रा।
अब व्योम मित्र आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसरो का इनिशिएटिव है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, इसरो ने एक ह्यूमेनॉइड बनाया है जिसका नाम है व्योम मित्र, और इसको खुद इन्होंने डिजाइन किया है और खुद ही डेवलप किया है। ये बेसिकली एक फीमेल रोबोट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ये ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन की तरह स्पीच देख सकता है, ह्यूमन की तरह टेक्स्ट को रीड कर सकता है और आपको मैसेज भी भेज सकता है। तो बहुत सारे इसके फंक्शन हो सकते हैं। ये एक हाफ ह्यूमेनॉइड है। सर हाफ ह्यूमेनॉइड हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें लोअर लिम्स नहीं है। आप देखेंगे लोअर लिम्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये रोबोट आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, इसका धड़ नहीं है, ये केवल ऊपर का शरीर है, तो इसीलिए इसको हाफ ह्यूमेनॉइड कहा जा रहा है। ह्यूमेनॉइड इसलिए क्योंकि ह्यूमन की तरह दिख रहा है। यदि हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है ऐसे कामों के लिए जो ह्यूमंस कर सकते हैं। लाइक ये फेशियल एक्सप्रेशन देख सकता है, जैसे हम अपने फेस पर बहुत सारे एक्सप्रेशन के माध्यम से चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसी तरीके से ये व्योम मित्र भी आपको फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है। उसके बाद ये बोल भी सकता है और इसमें देखने की कैपेबिलिटीज भी हैं, जैसे ह्यूमंस देख सकते हैं उसी तरीके से ये भी देख सकता है। डेवलपमेंट किसने किया है, आईआईएसयू ने इसको डेवलप किया है। आप अगर इसरो को सीधे याद रखें कि इसरो के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है, इतनी इंफॉर्मेशन इनफ होगी, ठीक है। तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। व्योम मित्र को यूज कैसे किया जाएगा, आप जानते हैं कि हम गगनयान के रूप में अपना एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भेजने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन को भेजने से पहले आपको अपनी फ्लाइट को टेस्ट करना होता है, और इसी टेस्टिंग में हम इस रोबोट को यूज करेंगे कि आखिर हमारा मिशन सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब जो अभी हमने बात की थी आईआईएसयू की, उसके बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। ओके, इन्होंने इसको डिजाइन करने का काम किया था। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर ब्रेन इसमें लगाया है। कंप्यूटर ब्रेन का मतलब होता है कि लाइक यहाँ पर जो रोबोट है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, किसी भी टेक्स्ट को रीड कर सकता है, या आपके इसरो के ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरीके के फीचर्स इसमें रखे गए हैं। तो ये टॉपिक हो गया आपका व्योम मित्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो स्विमर्स, और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक माइक्रो बोट को डेवलप किया है जिसको हम माइक्रो स्विमर्स कह रहे हैं। इसको डिजाइन किया है टू डायमेंशनल कंपाउंड से, और इस कंपाउंड का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। कंपाउंड का नाम है पॉली कार्बन नाइट्राइड। इसको हम पॉली हेप्टाजीन इमाइड कार्बन नाइट्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो पीएचआई कार्बन नाइट्राइड भी इसको बोल दिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो ये ह्यूमन की तरह है। जैसे ह्यूमंस को अगर आप छोटा कर दें तो कुछ उसी तरीके का आपको ये दिखाई देगा, तो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन कर सकता है जैसे ह्यूमंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आईज भी दिखाई दे रही होंगी आपको इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अब इसके रोल्स क्या होंगे, इसको हम यूज करेंगे ड्रग डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो कैंसर पेशेंट को आपको जब ड्रग देना होता है तो उसको सही जगह पर पहुंचाना भी होता है। लाइक कैंसर अगर किसी के पैर में है, फॉर एग्जांपल फुट में है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग को पैर तक लेकर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस माइक्रो स्विमर का यूज कर सकते हैं ताकि वो सही जगह पर जाकर ड्रग को डिलीवर कर सके। इनका साइज बहुत कम होता है, ये 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के साइज में होते हैं। और इसमें हम मूवमेंट कैसे कराते हैं इस चीज को देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसको मूवमेंट कराने के लिए इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, ये लाइट को शाइन करके मूव करता है, ठीक है। यदि आप इस पर लाइट को डालेंगे तो उसी लाइट की वजह से ये मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो ये हो गया आपका टॉपिक माइक्रो स्विमर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर नाइफ। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के एक सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इनेबल किया है। अब इसी में एक फैसिलिटी आ जाती है साइबर नाइफ। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरे देश में अस्वरा हॉस्पिटल ही एक ऐसा हॉस्पिटल होगा पूरे कंट्री का जहां पर साइबर नाइफ की फैसिलिटी उपलब्ध होगी। साइबर नाइफ किस तरीके से वर्क करता है, ये एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। सर नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है यहां पर बॉडी में किसी तरीके का चीरा नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। स्किन को कट नहीं किया जाएगा और कोई भी टूल आपके बॉडी के अंदर नहीं डाला जाएगा। इसी को हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट या फिर प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर कब यूज किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं कैंसर और नॉन कैंसर ट्यूमर को रिमूव करने के लिए। सर ट्यूमर क्या होते हैं, ट्यूमर का मतलब होता है जैसे ब्लड जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं
वहां पर सेल्स का ज्यादा जमाव होना, ठीक है, वहां के सेल्स ज्यादा डिवाइड होना शुरू कर दें, तो ऐसे में बहुत वहां पर जो है सेल्स की अति हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स वहां पर हो जाती हैं एक ही स्थान पर, तो उसी को हम कहते हैं ट्यूमर। तो इसको रिमूव करने के लिए हम साइबर नाइफ को यूज कर सकते हैं। और साइबर नाइफ की थेरेपी जब किसी को दी जाती है तो यहां पर कम से कम 1 से 5 सेशन उसको डॉक्टर के पास विजिट करना होता है। और इस साइबर नाइफ के अंतर्गत रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। सर, रेडिएशन थेरेपी का मतलब यह है कि यहां पर हम रेडिएशन के माध्यम से कैंसर के सेल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ये बहुत सारे तरीके के कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है, लाइक प्रोस्टेट, लंग, ब्रेन, स्पाइन, हेड, नेक, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, ठीक है। तो कई जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सर्जरी का ऑल्टरनेटिव होता है। इसमें सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं होती है किसी व्यक्ति को, इसमें चीरा लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट की हालत ऐसी होती है कि आप उसमें ट्यूमर को रिमूव नहीं कर सकते, काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, या फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में साइबर नाइफ उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन है। अगर पेशेंट के लिए एडवांटेज की बात करें तो यहां पर पेन से काफी जल्दी उनको आराम मिल जाता है, और जो अदर सिम्टम्स आते हैं सर्जरी की वजह से वो भी यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है साइबर नाइफ। नेक्स्ट टॉपिक्स ऑल्टरनेटिव एनर्जी से हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस सेक्शन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है पेरोव्स्काइट सोलर सेल। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा पेरोव्स्काइट सोलर सेल पर आधारित टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोरोड की इफिशियंसी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक न्यू प्रोसेस को डेवलप किया गया है। आई नो कि आपको कंटेक्स्ट पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट इजीली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, आपने कई जगह पर उसको देखा होगा, है ना, किसी की भी छत पे आपने देखा होगा। तो सोलर पैनल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उसमें अलग अलग मटेरियल को यूज किया जाता है ताकि ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सके। तो इसी सोलर सेल में हम एक मटेरियल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पेरोव्स्काइट। सो पेरोव्स्काइट इज नथिंग बट अ मिनरल, ठीक है। ये एक मिनरल होता है जिसमें हम कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब ये क्या है, आपने इसको समझ ही लिया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। बहुत सारे लेयर्स हैं, इसमें ग्लास को भी यूज किया जाएगा, तो एक मटेरियल के रूप में हमने पेरोव्स्काइट को यूज कर लिया। अब ये कॉमर्शियली काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को काफी अच्छे से अब्सॉर्ब किया जा सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम है। तो मतलब आपको ये बेटर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके भी देगा और खर्चा भी बहुत कम है, इसलिए कॉमर्शियली काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज ये बना रहता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इसकी स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है, ठीक है। कितने लंबे समय तक ये वर्क कर पाएगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजों पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये है आपका पेरोव्स्काइट सोलर सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग के मेंबर और साइंटिस्ट वीके सारस्वत ने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि हमारी सरकार को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को स्थापित करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्री की ग्रोइंग एनर्जी नीड को पूरा करने में सक्षम है और इसके द्वारा आप थर्मल पावर प्लांट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, थर्मल पावर प्लांट का मतलब है ऐसे प्लांट जहां पर आप कोल का यूज करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। इससे एनवायरनमेंट को तो नुकसान होता ही है, लेकिन अगर बात करें इस पावर प्लांट की तो इसकी भी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बियॉन्ड आप इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव के रूप में आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को स्थापित कर सकते हैं। अब इन न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो ये एडवांस लेवल के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, लेकिन इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। केवल 300 मेगावाट तक की एनर्जी को ये जनरेट करके आपको दे सकते हैं। यदि कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर की तुलना में आप देखें, जो हमारे अभी तक बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो उसकी तुलना में ये केवल 1/3 आता है, ठीक है। केवल 1/3 पावर का जनरेशन आपको ये करके दे सकता है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्केलेबल है। आप बड़े क्षेत्र में इसको प्रसार कर सकते हैं, काफी देश के जो अलग अलग भाग हैं उसमें इसको लगाया जा सकता है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से आप इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। एक प्रोजेक्शन लगाया गया है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको एज इट इज ध्यान रखनी पड़ेगी। एक प्रोजेक्शन के अनुसार
पूरे विश्व में 2035 तक 21 गीगावाट तक की एनर्जी को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से जनरेट किया जाएगा, जो पूरे देश की या कहें पूरे विश्व की न्यूक्लियर कैपेसिटी का 3% होगा। ओके, अब एक एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि करंटली पूरे विश्व में 70 से ज्यादा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इसका फुटप्रिंट काफी स्मॉलर है। फुटप्रिंट स्मॉलर होने का मतलब होता है कि आप इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, छोटे से छोटे क्षेत्रों में इसको लगाया जा सकता है। जबकि अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से, तो उसको बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, फिर बहुत सारे क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, तो उसमें डिले भी हो जाता है। सेकेंड चीज, ये अफोर्डेबल होता है। अफोर्डेबल इसलिए होता है क्योंकि आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के कंपोनेंट्स को लैब में बना सकते हैं, उसके बाद आप इस कंपोनेंट को शिप कर सकते हैं जहां पर भी इसको इंस्टॉल किया जाना है, तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। यदि हम लार्ज पावर रिएक्टर की बात करें तो उसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर ही स्थापित किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर कंस्ट्रक्शन डिले भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें तो इससे कॉस्ट तो आपका बचेगा ही बचेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन का टाइम भी बच जाता है, क्योंकि छोटा है और छोटे से रिएक्टर को बनाने में आपको ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता है, तो ये एक इसका फायदा है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको पूरा करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी पर आधारित होता है। ठीक है, क्लीन एनर्जी पर आधारित होता है। तो यहां पर जो आपका जैसे कोल पावर आपके प्लांट्स होते हैं, उनसे काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है, तो ये इसका बेनिफिट है। देन फ्यूल रिक्वायरमेंट भी इसकी काफी कम होती है। इसको आपको हर समय फ्यूल करने की आवश्यकता नहीं होती, हर 3 से 7 साल में आप इसमें फ्यूल डाल सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल रिएक्टर्स की बात करें तो वहां पर हर 1 से 2 साल में आपको फ्यूलिंग करने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 30 साल तक आपको कोई भी फ्यूलिंग की जरूरत ही नहीं होगी, तो कितना बेहतर है ये, देखिए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो रिएक्टर का, इसको भी समझ लीजिए। माइक्रो रिएक्टर अपने आप में काफी ज्यादा छोटा होगा, तभी हम इसको माइक्रो कह रहे हैं। तो इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, ये केवल 10 मेगावाट तक की पावर ही आपको जनरेट करके दे सकता है। लेकिन इसके फायदे ये होते हैं कि इसको आप बहुत से छोटे छोटे एरियाज में लगा सकते हैं, लाइक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में आप इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पर नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, तो उस एरिया को पुनर्स्थापित करने के लिए आप इस छोटे रिएक्टर को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे एरियाज में बड़े बड़े रिएक्टर्स स्थापित करेंगे तो उसमें समय काफी ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है माइक्रो रिएक्टर। अभी इसके लिए टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियली डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं किया गया है, बट बहुत सारी कंट्रीज में इसके लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर लाइसेंस की डिमांड भी हो रही है। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। इसको मिलिट्री में आप डिप्लॉय कर सकते हैं, रिमोट लोकेशन पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन का मतलब होता है छोटे छोटे विलेजेस में जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जाकर भी आप ये छोटे छोटे रिएक्टर्स को स्थापित कर सकते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक बिना किसी रिफ्यूलिंग के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके यहां पर फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रोशनी। रोशनी क्या है? ये भारत का पहला सैलाइन वाटर लालटेन है। इसमें आप समुद्र के पानी का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अभी मैं समझाऊंगा कि क्या होता है ये इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर आप फिर क्या करते हैं, एलईडी को जलाने का काम करते हैं, मतलब पावर अप करने का काम करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है एक सॉल्यूशन होता है ये। जैसे आपने देखा होगा, अगर 9th-10th में आपने कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑब्वियसली सभी ने पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स देखे होंगे और इसमें एक सॉल्यूशन देखा होगा। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये आपके जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कैथोड और एनोड का नाम आपने सुना होगा, तो ये कैथोड और एनोड हैं। उसके बाद ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सी के वाटर को यूज करेंगे, सो दैट हमारी जो एलईडी है वो पावर अप हो सके। इसको डेवलप किसने किया है? तो डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के द्वारा।
और ये इसके अगर फायदे की बात करें तो इसको आप हिंटरलैंड में भी यूज कर सकते हैं, मतलब देश के अंदरूनी भागों में भी इसको यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल समुद्र के पानी की ही आवश्यकता है, इसमें आप नॉर्मल सलाइन वाटर को भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपके घर में जो नमक है उस नमक को इसमें आप घोल दीजिए तो इसे भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जा सकता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और ये ऑपरेट करने में भी काफी इजी होता है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर कोई पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फ्यूल की आवश्यकता नहीं है, सीधे नमक के पानी को डालना है और ये आपकी एलईडी चालू हो जाएगी। इससे ईज ऑफ लिविंग को हम प्रमोट कर पाएंगे। स्पेशली यदि बात करें फिशिंग कम्युनिटी की जो कोस्टल एरियाज में रहती हैं, उन्हें इसकी काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ये पुअर के लिए काफी ज्यादा नीडी हो सकती है और उनकी आवश्यकता को पूरी कर सकती है। तो ये टॉपिक था रोशनी। नेक्स्ट टॉपिक इज एलईडीज। और एलईडीज पे आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस के साथ तैयार करिएगा। देखिए, रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नए मटेरियल को डेवलप किया है जिससे हम एलईडी की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और इसे अफोर्डेबल बना सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो एलईडीज का इस्तेमाल सभी घरों में नहीं किया जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब देखिए, एलईडीज के बारे में पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए कि एलईडी आखिर होता क्या है। तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें आप यदि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो ये आपको इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट एमिट करके देता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट ये आपको एमिट करता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये एक चैलेंज बना रहता है हमेशा साइंटिस्ट के सामने कि एलईडी को कैसे हम ज्यादा ब्राइटर बनाएं और कैसे इसकी स्टेबिलिटी को प्राप्त करें। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई एलईडी के बारे में। यदि बात करें अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है जिसका नाम है साइंटिस्ट एट दी सेंटर फॉर दी नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो इसमें जो साइंटिस्ट उपस्थित हैं उन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा इनऑर्गेनिक मटेरियल के प्लाज्मा ट्रीटमेंट के द्वारा एलईडीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल का प्लाज्मा ट्रीटमेंट? सर, प्लाज्मा ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को लीजिए और उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कीजिए। प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, उसी तरीके से फोर्थ स्टेट जो होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में आप किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करके एलईडी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में क्या यूज किया है, सीजियम लेड हैलाइड नैनो क्रिस्टल को। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा डीपली घुस के आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि एलईडी आखिर होते क्या हैं और किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेक्स फ्यूल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यू कॉन्सेप्ट है। रिसेंटली टोयोटा के द्वारा भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च कर दिया गया है और ये भारत के विजन को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। भारत ने ये टारगेट रखा है कि हम अगले 25 साल में व्हीकल के सभी सेक्टर में पूरे विश्व में एक टॉप प्रोड्यूसर बनेंगे। ठीक है, अब इसी एम को यदि हम देखें तो फ्लेक्स फ्यूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लेक्स फ्यूल एक्चुअल में है क्या, देखिए ये एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसी गाड़ी में एक इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इंजन दिखाई दे रहा है। अब इस इंजन को ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसको ऑपरेट किया जाता है गैसोलीन की सहायता से। सर, गैसोलीन क्या है? गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल। ठीक है, ये पेट्रोल ही होता है। सो पेट्रोल को आप इसमें यूज करते हैं और पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। तो लगभग आप 83% तक का इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स कर सकते हैं और इसको फ्लेक्स फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। यदि पर्टिकुलर बात करें फ्लेक्स फ्यूल की, आखिर ये फ्यूल होता क्या है, तो फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसमें गैसोलीन के साथ साथ एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है और एथेनॉल का परसेंटेज यहां पर कम से कम 51% होना चाहिए और मैक्सिमम आप 83 to 85% तक इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस ज्योग्राफी में आपको इस गाड़ी को चलाना है या फिर किस सीजन में आप इस गाड़ी को चला रहे हैं, उसी चीज के आधार पर आप गैसोलीन में इथेनॉल को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन गाड़ी में केवल एक ही फ्यूल सिस्टम होता है, मतलब सिर्फ इसमें गैसोलीन का ही यूज किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं है कि गैसोलीन के अलावा डीजल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो केवल एक ही फ्यूल सिस्टम पर ये कार्स आधारित होती हैं। उसके बाद इन कार में कुछ
एथेनॉल कंपैटिबल कंपोनेंट्स भी लगे हुए होते हैं, क्योंकि जब आप इसमें एथेनॉल का यूज कर रहे हैं तो उनको सही तरीके से यूज करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी, तो वो इसमें लगाए गए हैं। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद जब आप इसमें हायर एथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में एथेनॉल को मिक्स करते हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, मतलब जो इसकी गति है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक था फ्लेक्स फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अनवील कर दिया गया है, और ये बस निर्मित हुई है दो एजेंसीज के कोलैबोरेशन से, जिसमें एक का नाम है CSR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस बस को निर्मित किया गया है। अब आप ये समझिए कि फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस है जहां पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम एक्चुअल में करते क्या हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आप हाइड्रोजन और एयर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, और इसमें वाटर को भी जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें आपको प्राप्त होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर। जब भी हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्ड का यूज करेंगे आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद यदि बेनिफिट्स की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो ये आपको हाई एनर्जी डेंसिटी देते हैं। मतलब हाइड्रोजन की आप डेंसिटी को जानते हैं, जो स्टार्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन से एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ओके, तो इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो हमारी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कम कर सकता है, क्योंकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन का एमिशन होता है। तो यदि आप ऐसी व्हीकल्स बना दें जिसमें आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज करें, तो आप ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में होने वाले कार्बनाइजेशन को कम कर सकते हैं, जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो इससे क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को हम कम कर पाएंगे। उसके बाद यदि और बेनिफिट्स की बात करें तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे घरों में भी एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब जो आपकी गाड़ियां बनाई जाती हैं वहां भी इसको यूज किया जा सकता है, और जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है लाइक आपकी कोई भी डिवाइस, आपका जो ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं आप, लाइक आपका फोन हो गया, आपकी टैबलेट हो गई, आपका लैपटॉप हो गया, वॉच हो गई, ये सारी चीजें आपकी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंतर्गत आ जाती हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज करने से आपके हेल्थ की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, और जो स्मॉग रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको भी कम किया जा सकता है। इसके बाद इसका जो ऑपरेशन टाइम होता है वो काफी बेटर होता है एज कंपेयर टू बैटरी। तो अगर हम इन सभी डिवाइसेस में बैटरी का यूज कर रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी हमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मिल सकती है, और आपकी जो डिवाइसेस हैं ये लंबे समय तक ऑपरेट हो सकती हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोप फेम। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया से एक नए फ्यूल का निर्माण किया है, और इस नए फ्यूल का नाम ही रखा गया है पोप फेम। सर, पोप फेम का फुल फॉर्म क्या है? पोप फेम का फुल फॉर्म है पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर। अब फुल फॉर्म याद रखना चाहें रख लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है फुल फॉर्म याद रखने की, आप सिर्फ पोप फेम को याद रखिएगा। इसमें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। पोप फेम का निर्माण होता है 7 क्लोरोप्रोपेन रिंग से। अब देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला मैं आपको यहां पर बनाकर नहीं दिखाने वाला हूं, और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि पोप फेम नाम का एक फ्यूल है जिसको रिसेंटली डेवलप किया गया है एक बैक्टीरिया से, और इसमें 7 साइक्लोप्रोपेन रिंग को यूज किया गया है। साइक्लोप्रोपेन रिंग की यदि हम बात करें तो साइक्लोप्रोपेन रिंग को बैक्टीरिया के द्वारा नेचुरली रूप से प्रोड्यूस किया जाता है। ये दो बातें आप फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस फ्यूल की, आखिर ये फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, यदि पॉप फेम की बात करें तो इसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। यदि हम एनर्जी डेंसिटी को जूल में मेजर करने की कोशिश करें तो 50 मेगाजूल इसकी एनर्जी डेंसिटी निकल कर आती है। यदि आप इसको गैसोलीन या फिर कहें पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की जो एनर्जी डेंसिटी है वो केवल 32 मेगाजूल होती है, और एक फ्यूल होता है RP1।
RP1 को हम कैरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो 35 मेगा जूल होती है। तो यदि हम तीनों को कंपेयर करें तो आपको ये दिखाई देगा कि पॉप फेम की जो एनर्जी डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब गैसोलीन और कैरोसिन की तुलना में ये आपको ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको हम रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा आइडियल रहेगा हमारे लिए क्योंकि ये ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है पॉप फेम। नेक्स्ट टॉपिक है स्टील स्लैग, और स्टील स्लैग आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में लास्ट ईयर आई थिंक 2022 में, सॉरी 22 में नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा भी गया था स्टील स्लैग के ऊपर। ठीक है, स्टील स्लैग न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील के द्वारा सूरत में देश के पहले 6 लेन हाईवे को इनॉग्रेट किया गया है और ये हाईवे स्टील स्लैग से निर्मित हुआ है। स्टील स्लैग एक्चुअल में होता क्या है, ये एक बाय प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का। तो जब भी हम स्टील को रिफाइन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उसी में से एक बाय प्रोडक्ट है स्टील स्लैग। ये हमें कब प्राप्त होता है, जब भी हम मोल्टन स्टील या फिर कहें पिघली हुई स्टील से इंप्योरिटीज को अलग करते हैं, अशुद्धियों को अलग करते हैं, तो ऐसे में जो ये अशुद्धियां हमें बाद में प्राप्त होती हैं इसी को हम स्टील स्लैग कहते हैं। तो ये आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। अब इसके यूजेस कहां कहां पर हैं, तो आप इसको एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके माध्यम से सॉइल की एसिडिटी को करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकॉन होता है। उसके बाद अब सिलिकॉन का नेचर तो आप जानते होंगे, क्षारीय होता है सिलिकॉन, है ना। तो बेसिस होता है बेसिकली, उसको हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में। बाकी इसको आप यूज कर सकते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि इसमें सिलिकेट फर्टिलाइजर होते हैं। सिलिकेट फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स को सिलिकॉन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। बाकी रोड का तो आपने देख ही लिया, इसको रोड बनाने में भी यूज किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्टील स्लैग। तो इस अल्टरनेटिव एनर्जी के सेक्शन में इतना ही। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, सो डैट नेक्स्ट लेक्चर्स आपके टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू सो मच।